शिक्षा मित्रों का इस वीडियो में एक बार स्वागत है। एक बार फिर ये आदेश आपके लिए आया है कि आपको अगर अपने दूसरे विद्यालय में या मूल विद्यालय में स्थानांतरण चाहिए है तो उसके लिए क्या करना है। पहले भी इसके लिए प्रक्रिया आती रही, लेकिन वो क्या था, वो आदेश तो आते हैं लेकिन उनका संचालन नहीं हो पाता और ठंडी बस्ती में पड़ी रहती है। तो वो जो पहले आपके आदेश आ चुके थे, जैसे 3 जनवरी 2025 को आया था, फिर 12 जून 2025 को आया है, तो इन आदेशों का पालन करने के लिए एक बार 9 दिसंबर 2025 को एक आदेश फिर आ गया है। तो क्या है इस आदेश में, आइए जानने की कोशिश करते हैं और आप किस प्रकार से इसमें लाभान्वित हो सकते हैं अगर आप इसमें लाभ चाहते हैं। तो देखिएगा, इसमें कहा गया है कि जो पिछले आदेश हैं उनको हमें क्रियान्वयन करने हेतु प्रदान निर्देश दिए गए हैं। उपर्युक्त संदर्भ पत्र दिनांक 6 नवंबर 2025 द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रस्तावों में क्रम में शासन स्तर पर समन्वय विचार उपरांत शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण समायोजन के संबंध में शासन द्वारा निर्गत शासनादेश 3 जनवरी 2025 यानी लगभग एक साल पहले ही ऐसे आदेश आ चुके थे, एवं दिनांक 12 जून 2025 वहाँ फिर एक आदेश जून में आया था कि क्रियान्वयन हेतु अब कार्रवाई की जाए। अब क्या कार्रवाई की जाएगी वो देखिएगा। आपको सबसे पहले तो आपसे ये मांगा जाएगा कि सभी शिक्षा मित्रों से, जितने भी शिक्षा मित्र हैं उनसे सबसे ये जानकारी ली जाएगी। जो यहाँ पर आपको एक फॉर्म जैसा दिखाई दे रहा है, इसमें कहा गया है कि शिक्षा मित्र का नाम, एक आपको फॉर्मेट दिया जाएगा, वो प्रत्येक शिक्षा मित्र को भरना है, जिसमें आप अपना नाम लिखेंगे। दूसरा खा नंबर का क्वेश्चन ये है कि वर्तमान तैनाती के विद्यालय का आप नाम लिखेंगे। तीसरे में कहा गया क्या भी अपने वर्तमान विद्यालय में रहना चाहते हैं। आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप जिस विद्यालय में पढ़ा रहे हो क्या वहीं रहना चाहते हो या अपना विद्यालय चेंज करना चाहते हो, तो आपको हाँ या नहीं में केवल आपको इसमें जवाब देना है। अब अगर आपने जवाब दिया हाँ कि हम अपने विद्यालय में ही रहना चाहते हो, तो आपके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपके प्रति कोई कार्रवाई नहीं, आपको कोई फार्म नहीं अप्लाई करना है, ना किसी से कुछ पूछना है। अगर आप अपने विद्यालय में जिसमें पढ़ा रहे हो उसी में पढ़ाना चाहते हो और आपने हाँ पर टिक किया है, तो कुल मिला के ये मान के चलिए जो ये जानकारियाँ आ रही है, ये शासनादेश है, तो आपको इससे कोई लेना देना फिर नहीं है। क्लियर हुआ। और अगर आपने भरा ना लिखा, अगर आपने कहा कि हम इस विद्यालय में क्या भी अपने मूल विद्यालय में रहना चाहते, आपने कहा ना, तो आपको फिर आपको आदेश ये फार्म भरना पड़ेगा। और हाँ लिख दिया, हाँ हम इसी में पढ़ाना चाहते हैं, तो कोई समस्या ही नहीं फिर आपके लिए। मूल विद्यालय में तैनाती का आपको विद्यालय लिखना पड़ेगा, हम इस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, क्या मूल विद्यालय में तैनाती में जाना चाहते अथवा नहीं। मूल विद्यालय की तैनाती का नाम, अब ये मूल विद्यालय आपका कौन सा है ये ध्यान रखिएगा। मूल विद्यालय से मतलब है जिस शिक्षा मित्र की सबसे पहले जिस विद्यालय में नियुक्ति हुई थी वही आपका मूल विद्यालय। अब ज़्यादातर क्या है, या तो अपने मूल विद्यालय में लौट गए, नहीं तो समायोजन जैसे हुआ था 2014 से 2017 तक उन्होंने पढ़ाया था समायोजन पर, फिर बहुत से लोग अपने विद्यालय में जैसे दूर थे तो लौट के आ गए, लेकिन अगर उनका सुविधाजनक विद्यालय था तो अभी भी उसी में पढ़ा रहे हैं, अपने मूल विद्यालय में लौट के नहीं गए। तो आपको यहाँ पर अपना मूल विद्यालय का नाम लिखना पड़ेगा कि हमारा मूल विद्यालय ये था। क्या अभी मूल विद्यालय के तैनाती के विद्यालय में जाना चाहते अथवा नहीं, आप यहाँ पर हाँ या नहीं में लिखेंगे। अगर आपने लिख दिया हाँ जाना चाहते तो फिर आगे कार्रवाई आपके लिए होगी, आपको अपना फॉर्म भरना पड़ेगा। और नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं। महिला पुरुष, अब आपको ये बताना पड़ेगा, अपना जेंडर बताना पड़ेगा, हम पुरुष हैं या महिला। विवाहित शिक्षा मित्र यानी महिला के प्रकरण में, विवाहित शिक्षा मित्र से मतलब है महिला के प्रकरण में क्या भी अन्य जनपद में अपने पति के घर के ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या वार्ड में स्थित विद्यालय में जाना चाहते हैं। यही मेन पॉइंट आपका है उन महिला शिक्षा मित्रों के लिए जो शादीशुदा है और अभी भी ऐसी जगह रह रही हैं, यानी अपने पति के घर से दूर, और वो चाहती हैं अपने पति के गृह जनपद में पहुंच जाएं, या उनकी ग्राम पंचायत में पहुंच जाएं, या वार्ड में पहुंच जाएं, या जिस गांव में उनके पति का गांव है उस गांव में वाले विद्यालय में पहुंच जाएं। ज़्यादातर ये समस्या लोगों की है, और वो चाहते हैं कि ऐसा अगर हो जाता तो कुछ नहीं तो कम से कम अपने विद्यालय में तो अपने ससुराल वाले गाँव में पहुँच जाते। ठीक, तो हम ये शिक्षा मित्र की नौकरी वहाँ करते रहते, लेकिन है क्या, बहुत सी महिलाएं अभी दूर रह रही हैं और जानते मिलता कितना, तो ये समस्याएं उनके सामने हैं। यदि हाँ तो विवाहित होने के साक्ष्य, विवाह प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, अगर आप जाना चाहते हैं हाँ अपने पति के एरिया में जो विद्यालय हैं उनके गांव में हैं, यानी हमारी ससुराल के गांव में विद्यालय है, या उस ग्राम पंचायत में कोई भी विद्यालय जिसमें शिक्षा मित्र का पद खाली है, तो हम वहाँ जाना चाहते हैं। तो अगर आप ऐसा हाँ कहते हैं तो फिर आपको अपने शादी के साक्ष्य देने पड़ेंगे कि हाँ अमुक व्यक्ति से मेरी शादी हुई। तो विवाह प्रमाण पत्र,
आधार कार्ड, पैन कार्ड। आधार कार्ड से मतलब है कि आधार कार्ड कौन सा लगाएंगे आप या पैन कार्ड, इनमें आपका एड्रेस चेंज होगा। शादी होने के बाद महिला जो होती है उनका आधार कार्ड का एड्रेस चेंज हो जाता है। तो अगर आपने एड्रेस चेंज करा लिया तो आपका आधार कार्ड काम कर जाएगा कि हाँ पहले का आधार कार्ड हमारा यहाँ का है, अब आधार कार्ड हमारा यहाँ का है। पैन कार्ड में भी एड्रेस होता है, या फिर विवाह प्रमाण पत्र आपने बनवाया तो इनमें से कुछ साक्ष्य आपको देने पड़ेंगे आगे के, आप तभी कार्रवाई कर पाएंगे। अब देखिएगा इसमें क्या है कि जिन शिक्षा मित्रों द्वारा अपनी वर्तमान तैनाती में रहने का विकल्प दिया जाता है तो उनके विकल्प पर कोई आवश्यक कार्रवाई की कोई आवश्यकता नहीं, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इन्होंने कहा कि हम तो अपने इस विद्यालय में पढ़ा रहे वहीं रहेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना पढ़ाते रहिए, आपको कुछ भी कोई फॉर्म अप्लाई नहीं करना है। अब जिन पुरुष अथवा विवाहित अविवाहित अनमैरिड जो शिक्षा मित्र महिला शिक्षा मित्र हैं द्वारा अपनी मूल विद्यालय के मूल तैनाती के विद्यालय में तैनाती है तो अगर विकल्प दिया जाता है और यदि मूल तैनाती के जनपद के विद्यालय में शिक्षा मित्र के पद रिक्त हैं तो उनको अपनी मूल तैनाती विद्यालय में तैनात किया जाए। अब इस पॉइंट को समझ लीजिएगा, चाहे वो पुरुष शिक्षा मित्र हो चाहे महिला शिक्षा मित्र हो, इन केस ऐसे समायोजन में किसी दूसरे विद्यालय में चले गए थे और अब वो चाहते कि नहीं हम तो अपने मूल विद्यालय में ही जाना चाहते और मूल विद्यालय वाले में जगह खाली पड़ी हुई है तो आपको वहाँ भेज दिया जाएगा। अब वहाँ जगह कन्फर्म क्लियर है तो उस विद्यालय में हो सकता है फिर आप ना जा पाएँ, या आपसे ये विकल्प लिया जाए चलो वो विद्यालय छोड़ दे, आसपास के ग्राम पंचायत के दूसरे विद्यालय में उसमें जाना चाहते हो तो उसके लिए विकल्प है आपके पास, अगर मूल विद्यालय में नहीं भी पहुँच पाते हो। चौथे पॉइंट में हमसे कहा गया जनपद में शिक्षा मित्रों के रिक्त पद को चिन्हित करते समय शासनादेश दिनांक 3 जनवरी 2025, अब ये शासनादेश भी अभी हम पूरा आपको पढ़ के सुनाएंगे। ये आज जो आया है 9 दिसंबर को वह है, अब इसमें तो इतना ही है, लेकिन जो पहले 3 जनवरी 2025 को आ चुका वो डिटेल में है कि हमें करना क्या है। इसके बाद तुरंत हम आपको वो बताते हैं तो उसका ध्यान रखा जाएगा पूरा, यानी वही शासनादेश को आगे बढ़ाया जाएगा, जो शासनादेश आ चुका था उसी का क्रियान्वयन किया जाएगा। जिन पुरुष अथवा अविवाहित महिला शिक्षा मित्रों के प्रकरण में उनके मूल तैनाती वाले विद्यालय में उक्त आधार पर रिक्त नहीं है, यानी कोई वैकेंसी वहाँ नहीं है, तो उनके मूल विद्यालय के ग्राम पंचायत ग्राम सभा, सीधी सी बात ये कि जो आपका मूल विद्यालय था, मान लीजिए अब वहाँ पर शिक्षा मित्र के लिए जगह नहीं है तो उस ग्राम पंचायत वार्ड या वहाँ पर दूसरे कोई विद्यालय है, अगर वहाँ पर कोई वैकेंसी है आपकी नियुक्ति देने के लिए तो आपको वहाँ तैनात किया जाएगा। ठीक, अब प्रथम चरण के उपरोक्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, तत्पश्चात शिक्षा मित्रों को शेष रह जाएंगे, यानी पहले चरण में तो इतनी कार्रवाई करनी है, दूसरे चरण में जो शेष रह जाएंगे दूसरे चरण में कार्रवाई की जाएगी, यानी दूसरा फेज होगा। अभी पहले चरण में यानी 2 चरण में ये ट्रांसफ़र करेंगे, जिसके बारे में विस्तृत शासनादेश दिनांक 3 जनवरी 2025 के मूल सिद्धांतों के आधार पर ही किया जाएगा, यानी जो 3 जनवरी 2025 को शासनादेश निकला था आधार वही रहेगा आपका, दूसरा चरण हो चाहे पहला चरण हो। प्रथम चरण में शिक्षा मित्र स्थानांतरण समायोजन की समस्त कार्रवाई शासनादेश 3 जनवरी 2025 के आधार पर ही की जाएगी। ठीक है, अतः इस संबंध में मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है, ये आपका यहाँ के जो इसके सचिव वगैरह हैं उनका ये उल्लेख 9 दिसंबर को किया गया। अब आइए समझते हैं कि जो पहले शासनादेश था वो किया था, उसके तहत आप क्या कर सकते हैं। देखिएगा, ये 12 जून 2025 को भी एक शासनादेश आया था, उसमें वही कहा गया 3 जनवरी को के आधार को मानते हुए ये सब कुछ किया जाए, लेकिन वो भी अमल में नहीं आया। आफ्टर दे दी, ये है हमारा 3 जनवरी 2025 का शासनादेश। मूल कापी आपके पास होनी चाहिए, भविष्य में ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक, अब देखिएगा इसमें क्या कहा गया कि पूरी प्रक्रिया यहाँ पर आपको समझाई गई है। शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण के संबंध में निम्नलिखित श्रेणी के शिक्षा मित्रों का सम्मिलित किया जाएगा। अब श्रेणियाँ क्या है वो समझ लीजिएगा। पुरुष शिक्षा मित्र अविवाहित महिला शिक्षा मित्रों को अपने वर्तमान कार्यरत विद्यालय में तैनात रहने अथवा मूल विद्यालय के पद पर रिक्त न होने की स्थिति में ग्राम सभा या ग्राम वार्ड में संचालित विद्यालय में, वही हमने आपको बता दिया है कि कोई पुरुष है या अनमैरिड लेडीज़ है अपने मूल विद्यालय में जाना चाहती है और मूल विद्यालय आपकी वैकेंसी फुल है, वहाँ जगह नहीं आपको मिल सकती, तो आपकी ग्राम पंचायत में दूसरा विद्यालय आपको वहाँ स्थानांतरित किया जा सकेगा अगर आप चाहते हैं तो। सेकंड पॉइंट ये है, वो अविवाहित, यहाँ क्या लिखा, अविवाहित महिला शिक्षा मित्र। भाई अविवाहित महिला शिक्षा मित्र तो मूल विद्यालय जाना चाहिए, मैरिड वाली क्यों जाना चाहिए? मैरिड वाली तब जाना चाहिए हाँ वो अपने मायके में ही रह रही है तो मूल विद्यालय में जा सकती है। बहुत सी ऐसे हैं जो अपने मायके, शादी होने के बाद भी अपने मायके में रह रही है, बहुत से कार्ड होते हैं उनके, तो उनके लिए भी ये रहेगा।
अब लेकिन उन्होंने लिखा है बात, लेकिन एक तरीके जब हम वहीं रहते, हमारा मूल विद्यालय वही है, हम भी उसमें लाइन में लग सकते हैं। अब विवाहित महिला शिक्षा मित्रों को अपने वर्तमान के कार्यरत विद्यालय में तैनात रहने अथवा मूल विद्यालय अथवा उसी अन्य जनपद के पति के घर, 3 कंडीशनें यहाँ पर दी गई हैं कि आप जिस विद्यालय में कार्यरत हैं उसमें कार्यरत रहना चाहते हैं तो रहें, मूल विद्यालय में जाना चाहते हैं, वही बात अभी हमने कहा था, कुछ महिलाएं शादी होने के बाद भी अपने मायके में ही रहती हैं तो वो उनका मूल विद्यालय में जाना चाहती हैं, या अपने पति के घर के जनपद में, या अपने पति के निवास प्रमाण पत्र के आधार पर कि हमारी ससुराल कहाँ है या हमारे पति का घर कहाँ है, कि ग्राम सभा ग्राम पंचायत में स्थित परिषदीय विद्यालयों में रिक्त शिक्षा मित्र पद में प्रतिस्थापित किया जाने का विकल्प दिया जाएगा। इसको समझिएगा, जैसे मान लीजिएगा कि आपके पति का जो गांव है वहाँ भी एक प्राइमरी स्कूल होगा, प्राइमरी या कंपोजिट होगा, दोनों में रिक्तियाँ हैं, 2-2 रिक्तियाँ दोनों के लिए हैं, और वहाँ पर अगर वैकेंसी है तो आप उसमें जा सकेंगे। अगर वहाँ फुल है, जगह आपके लिए नहीं है, तो उस ग्राम पंचायत में दूसरा विद्यालय है और वहाँ पर वैकेंसी है तो उसमें आपको स्थानांतरित किया जा सकता है। जिन शिक्षा मित्रों द्वारा अपने कार्यरत विद्यालय में ही इस पद स्थापित किए जाने का विकल्प दिया जाता है तो ऐसे में उनके लिए कोई कार्रवाई की जरूरत नहीं है, वो अपना जैसे पढ़ा रहे अपना पढ़ाते रहें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ये मतलब विस्तृत शासनादेश है 3 जनवरी 2025 का, इसी के आधार पर सब काम किया जाएगा। चौथा बिंदु ये है कि अतिरिक्त स्थानांतरण समायोजन के प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर जिला विद्यालय गठित समिति की जाएगी। भारांक रिक्त, अब यहाँ पर ये समिति गठित की जाएगी और यहाँ पर आपको भारांक मिलेगा। भारांक की स्थिति क्यों आ रही है, इसकी समस्या ये है कि मान लीजिएगा कि एक ही विद्यालय में एक वैकेंसी है या 2 वैकेंसी और यहाँ पर कई शिक्षा मित्र अपना स्थानांतरण लेना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में मेरिट बनेगी तो उसके लिए समिति गठित की जाएगी, वो मेरिट बनेगी, मेरिट किस आधार पर बनेगी, किसको फिर वहाँ नियुक्ति दी जाएगी, वो सब विस्तृत जानकारी आपको इसमें भी पढ़ने के लिए मिल जाएगी। अब देखिएगा, और ये पूरा डाटा आपका ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड भी किया जाएगा, वो अलग बात है। अब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी या खंड शिक्षा अधिकारी के कर्तव्य क्या है वो समझ लीजिएगा कि कक्षा 1 से 5 तक का स्कूल है या कंपोजिट स्कूल है जहाँ शिक्षा मित्र कार्यरत ना हो, उनमें शिक्षा मित्र की 2 रिक्तियाँ चिन्हित की जाएंगी। अभी भी बहुत से स्कूल ऐसे जिसमें शिक्षा मित्र का पद तो होगा लेकिन वहाँ पर कोई शिक्षा मित्र कार्यरत नहीं है, तो ऐसे स्कूल में 2-2 शिक्षा मित्रों की आप वैकेंसी जगह खाली करेंगे और उनको भरेंगे, और मान लो एक वहाँ लगा हुआ तो एक वैकेंसी दिखाएंगे। कंपोजिट्स मतलब 1 से 8 तक, और वहाँ भी कोई शिक्षा मित्र नहीं है तो वहाँ 2 शिक्षा मित्रों की वैकेंसी आपको दिखानी पड़ेंगी और 2 भरनी भी पड़ेंगी, और मान लो एक वहाँ लगा हुआ है तो एक वैकेंसी आपको दिखानी पड़ेगी जो दूसरा उसको ले सके। अब कुछ जिले होते हैं नक्सल प्रभावित, जैसे कुछ नक्सली लोग वगैरह होते हैं, जैसे कुछ विद्यालय चिन्हित, कुछ इसको ऐसे जिला चिन्हित हैं नक्सल प्रभावित क्षेत्र वाले उल्लिखित जिलों में, उन विद्यालयों में जहां एक भी शिक्षा मित्र कार्यरत नहीं है वहां 3 शिक्षा मित्रों की नियुक्तियां की जाएंगी। कुछ जिले ऐसे होंगे जिसमें बताया तो नहीं गया कौन से जिले ऐसे हैं जो नक्सल प्रभावित हैं, वहाँ के परिषदीय स्कूल में 3 शिक्षा मित्रों के पद चिन्हित किए जाएंगे, और वहाँ पर अगर एक पद भरा हुआ है तो 2 रिक्तियाँ दिखाई जाएंगी, 2 भरे हुए तो 1 दिखाई जाएगी, 3 भरे हैं तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपने जनपद में परिषदीय विद्यालय या कंपोजिट विद्यालय में कार्यरत पंजीकृत समस्त शिक्षा मित्रों का सेवा इतिहास एवं समस्त विवरण प्रथम तैनाती वाले मूल विद्यालय यानी भूई मूल विद्यालय जहाँ आपकी फर्स्ट ज्वाइनिंग हुई थी से संबंधित विवरण अद्यतन कराते हुए उनके प्रथम तैनाती से लेकर के अद्यतन कार्यरत विद्यालय तक समस्त विवरण जैसे कारमुक्ति, कारभार ग्रहण आदेश सहित विवरण मानव संपदा पोर्टल पर अनाप रूप से फीड, ये आपका हो चुका है काम। ये बीच में आपकी फीडिंग पूरी डाटा उस पर मानव संपदा पोर्टल पर हो चुकी है, सभी शिक्षा मित्रों का टोटल डाटा लिया गया था और वो आपका पोर्टल पर फीड हो चुका है। मूल विद्यालय से लेकर के अभी तक आप घूमते फिरते कितने विद्यालय में पढ़ा चुके हैं वो सब टोटल का टोटल डाटा, किस विद्यालय में कितने दिन पढ़ाया, कब ज्वाइनिंग ली, कब वहाँ से रिलीव हुए, सब आपका टोटल डाटा पोर्टल पर अपलोड हो चुका है। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें ये है कि ऐसे शिक्षा में जो वर्तमान में विभिन्न कारणों अथवा त्याग पत्र, अब बहुत से शिक्षा मित्र ऐसे हैं जिन्होंने नौकरी छोड़ दी है, संविदा जिनकी समाप्त कर दी गई है, कार्रवाई के तहत कुछ लोग हटा भी दिए गए हैं, जिनकी डेथ हो गई है, इत्यादि कारणों में कार्यरत नहीं है, अब वो कार्य नहीं करे तो उनके संबंध में मानव संपदा पोर्टल पर सेवा इतिहास यानी उनका भी पूरा डाटा मानव संपदा पोर्टल पर अंकन किया जाए कि नौकरी छोड़ी है तो उसका त्याग पत्र, या उनको नौकरी से हटाया गया है तो किन कारणों से हटाया गया वो वजह, और डेथ हो गई है तो उनके डेथ सर्टिफिकेट वगैरह वो सब भी आपके पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं।
समस्त शिक्षा मित्रों द्वारा अपनी लॉगिन आईडी से मानव संपदा पोर्टल पर अपना पूरा डाटा त्रुटिहीन होने के संबंधी प्रमाण पत्र भी आपको देना पड़ेगा। हमारा त्रुटिहीन डाटा यानी कोई गलती नहीं है, सभी हमारे मानव संपदा पोर्टल पर फीड है, इसका आपको सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। अब नेक्स्ट में ये खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षा मित्रों संशोधन में संबंध में प्राप्त अनुरोध पत्रों का परीक्षण पर यथासंभव मानव संपदा पोर्टल। अब संशोधन का मतलब है कहीं कोई गलती अगर हुई है तो मानव संपदा पोर्टल पर समय समय पर करेक्शन भी होते रहते हैं, तो वो आप अपना करवाएं। अब देखिएगा समिति इसके लिए गठित की गई है, जिला अधिकारी और अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना ये अध्यक्ष हैं, इसके मुख्य विकास अधिकारी इसका उपाध्यक्ष रहेगा, प्राचार्य जो डायट प्राचार्य हैं वो इसके सदस्य रहेंगे, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव हैं, और सहायक वित्त एवं लेखा जो आपके लेखा जो होते हैं लेखा अधिकारी वो इसके सदस्य हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट में क्या कहा गया है कि प्राप्त आवेदनों के पत्रों के आधार जो आप आवेदन करेंगे ऑनलाइन उनकी मेरिट भी बनेगी। अब मेरिट क्यों बनाई जा रही है? इसी ही वजह से कि एक ही विद्यालय में एक से अधिक शिक्षा मित्र अपनी जगह बनाना चाहेंगे या लेना चाहेंगे, तब किस स्थिति में हम किसको उस जगह को दें, इसके लिए मेरिट बनेगी। तो उसके लिए कुछ पॉइंट यहाँ पर हैं कि आपको भारांक मिलेगा प्रत्येक पूर्ण संविदा वर्ष के लिए। आपने जितनी वर्षें पूरी करनी है शिक्षा मित्र पद पर रहते हुए उसके लिए आपको 1 अंक मिलेगा, लेकिन अधिकतम 20 अंक होंगे। मान लीजिए किसी की नौकरी शिक्षा मित्र करते करते 22 साल हो गए या 25 भी हो गए कुछ लोगों की, जब से शिक्षा मित्र की नौकरी 2001 से या 2000 से स्टार्टिंग हुई थी तब से जो कर रहे थे उनको 25 वर्ष हो गए, तो उनका 1 वर्ष का 1 अंक मान के चलेंगे 25 हो जाएंगे, लेकिन आपको अधिकतम 20 ही मिलेंगे। ये तो 1 वर्ष का 1 अंक के हिसाब से अधिकतम 20 अंक हो जाएंगे। मान लीजिए किसी को 22 साल नौकरी करते हुए हो गई और अब वो यहाँ से ट्रांसफर चाह रहा तो उसको 20 अंक यहाँ पर मिलने वाले हैं। असाध्य या गंभीर रोग से ग्रसित शिक्षा मित्र स्वयं पति पत्नी या अविवाहित पुत्र पुत्री, यहाँ पर देखिएगा कि ग्रसित शिक्षा मित्र यानी आप स्वयं किसी रोग से पीड़ित हैं या आपके पति हैं, ठीक है, और कोई जेंट्स है तो उसकी पत्नी, दोनों के लिए पति पत्नी, यानी कोई जेंट्स है तो उसकी पत्नी बीमार है और कोई लेडीज है तो उसका पति किसी रोग से ग्रसित है, दोनों के लिए। या अविवाहित पुत्र पुत्री, अगर कोई आपका बच्चा जो अभी अनमैरिड है और किसी बीमारी से ग्रसित है तो इसका आपको मेडिकल सर्टिफिकेट लगा के 10 अंक आपको इसके मिल जाएंगे। नेक्स्ट में कोई दिव्यांग शिक्षा मित्र है, स्वयं है या उसके पति दिव्यांग है, या वही बात उसके पुत्र या पुत्री में से कोई दिव्यांग है तो उसका सर्टिफिकेट आपको लगाएंगे, आपको 10 अंक इसके मिल जाएंगे। नेक्स्ट में ऐसे शिक्षा मित्र जिनके पति या पत्नी सरकारी सेवा में हैं तो आपको इसके भी 10 अंक मिलेंगे। सरकारी सेवा मतलब भारत सरकार, भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, केंद्रीय अर्धसैनिक बल, उत्तर प्रदेश सरकार या उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के अधीन कार्यरत, यानी आपके जैसे कोई लेडी शिक्षा मित्र उसके पति टीचर हैं या सरकारी दूसरी सेवा में तो उसको उसके 10 अंक मिलेंगे। कोई जेंट्स शिक्षा मित्र है और उसकी पत्नी किसी दूसरी सरकारी सेवा में तो उसे 10 अंक मिलेंगे, दोनों के लिए है। एकल अभिभावक, अब ये एकल अभिभावक का मतलब ये है कि ऐसे शिक्षा मित्र जो स्वयं अकेले हैं, अगर जेंट्स हैं तो वो अकेले, उनकी पत्नी नहीं है, बच्चों की देखभाल कौन करे, लेडीज है उनके पति नहीं है तो बच्चों की देखभाल कौन करे, तो इसके लिए पुत्र पुत्रियों का अकेले पालन करने वाले शिक्षा मित्र, ऐसे शिक्षा मित्र भी हैं जो अपने बच्चों की देखभाल स्वयं ही कर रही हैं, सिंगल हैं वो, यानी एक लोग खत्म हो गए हैं तो उसके भी आपको 10 अंक मिलेंगे और इसके सर्टिफिकेट आपको लगाने पड़ेंगे तभी आपको 10 अंक मिलेंगे। तो इस प्रकार से ये तो आपके हो गए भारांक। अब इन भारांकों का लाभ किसे मिलेगा, कैसे मिलेगा वो देखिएगा। भारांक निर्धारण के बिंदु संख्या के संबंध में शासनादेश यहाँ पर 27 दिसंबर 2016 के परिशिष्ट में वर्णित व्यवस्था अनुसार भारांक आपको दिया जाएगा, यानी इसका भी शासनादेश 27 दिसंबर 2016 को आ चुका था, उसके अनुसार आपको भारांक मिलेगा। अब देखिएगा मानव संपदा पोर्टल के डाटा के आधार पर प्रथम तैनाती के परिषदीय यानी मूल विद्यालय के स्तर पर विद्यालयों कार्य शिक्षा में तो उनके मूल विद्यालय के साथ जनपदवार सूची निर्दिष्ट पोर्टल पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का अवलोकन खाते यानी प्रकाशित की जाएगी। सूची बाकायदा जब क्लियर हो जाएगी तो वहाँ बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर इसको चस्पा किया जाएगा। जनपदीय समिति द्वारा मूल विद्यालय में तैनाती के संबंध में प्राप्त विभिन्न आपत्तियों त्रुटियों का निस्तारण करते हुए पुनः पोर्टल पर शिक्षा मित्रों का उनके विद्यालय में तैनाती के संबंध में जनपदवार सूची का प्रकाशन किया जाएगा। उपरोक्त जनपद सूची का सत्यापन जनपदीय जो समिति बनाई गई उसके द्वारा कराया जाएगा। एक ही विद्यालय में एक से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त अगर होने की स्थिति है, अब यहाँ पे देखिएगा जो आपको भारांक मिले हैं वो इस पॉइंट पे काम आपके आएंगे, जिसके ज़्यादा नंबर होंगे। अब देखो क्या कहा गया, एक ही विद्यालय में एक से अधिक संख्या में आवेदन आए,
कि हम भी इसी विद्यालय में चाहते, कोई विद्यालय ए है, इस पर मान लीजिएगा 4 लोगों ने आवेदन किया है कि सबको यही विद्यालय चाहिए, तो समिति ये निर्णय लेगी किसको देना है। तो किस आधार पर देंगे, देखिएगा कि एक से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण में संलग्न प्रमाण पत्रों का गहनता से परीक्षण किया। प्रमाण पत्र जो आपने अपनी बीमारी के या उसके लगाए हैं, तो जिसमें भारांक जिसका अधिक होगा, यानी मेरिट में जिसके भारांक अधिक होगा, उसे प्रथम वरीयता में वह विद्यालय दे दिया जाएगा, पहली बात। दूसरी, अब 2 या 2 से अधिक शिक्षा मित्र भारांक समान हो गए, तब ऐसा भी तो हो जाता है, ऐसा होना संभव तो सब कुछ है कि वहाँ पर एक ही नियुक्ति है, एक शिक्षा मित्र को जगह मिलेगी, लेकिन 2 शिक्षा मित्र ऐसे जिनके भारांक बराबर हैं, तो किसे जगह दी जाएगी, वो तब फिर उस शिक्षा मित्र को जगह दी जाएगी जिसकी एज ज़्यादा है। क्लियर है, जो एज में वरिष्ठ होगा फिर उसे वो जगह दे दी जाएगी। क्लियर हुआ। अगला, एनआईसी द्वारा अंतिम रूप से प्रकाशित सूची, यानी जो नेट पर आपकी अंतिम प्रकाश सूची, उनके आवंटित विद्यालय है जनपदीय समिति के अनुमोदन प्राप्त जिला विशिक्षा अधिकारी, उसके बाद ये सूची फिर आपकी चस्पा कर दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन के संबंध में आवश्यक, अब ऑनलाइन कैसे किया जाएगा वो देख लीजिएगा। इतनी सब चीज़ें आप क्लियर समझ चुके होंगे, और इसका भी आपको फार्म ऑनलाइन करना पड़ेगा। आवेदन पत्र निर्धारित प्रक्रिया त्रुटिहीन भरने की जिम्मेदारी संबंधित शिक्षा मित्र की होगी, यानी आप अपना फार्म जब भरें तो कोई गलती ना करें, ये जिम्मेदारी आपकी है। अब आपने उसमें गलती की है, आपका आवेदन कंप्लीट नहीं है, तो इस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। पुरुष शिक्षा मित्र या अविवाहित महिला शिक्षा मित्रों में अपने वर्तमान में कार्यरत विद्यालय में तैनात रहने अथवा मूल विद्यालय में पद पर रिक्त न होने की स्थिति में आप चाहते हो कि हम भी अपने मूल विद्यालय में चले जाएं, तो अगर वहाँ जगह नहीं है तो फिर वही बात आ गई, अपनी ग्राम सभा पंचायत वार्ड में दूसरे विद्यालय आपको वहाँ पर नियुक्ति दी जाएगी। ठीक, उसके बाद रिक्त शिक्षा मित्र पद के प्रति विवाहित महिला शिक्षा मित्रों को उक्त विकल्पों के साथ उसी अथवा अन्य जनपद में पति के घर ग्राम सभा में प्रतिस्थापित किए जाने के संबंध में ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित विवरण भारांक से संबंधित अभिलेख, यानी पूरे आपको डाटा वहाँ अपलोड करने पड़ेंगे। हम इस गांव में जाना चाहते हैं, ये हमारा एड्रेस है वहाँ का, ये सब कुछ आपको साक्ष्य देने पड़ेंगे। उदाहरण के लिए देखिए, अगर कोई दिव्यांग या असाध्य रोग के आधार पर किए गए आवेदन XPGI अथवा संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा आशय हेतु प्रमाण पत्र, देखो अगर कोई विकलांग वगैरह है तो वो मीडिया उसका सर्टिफिकेट लगेगा, यहाँ पर कहने से काम नहीं चलेगा, लिखने से काम नहीं चलेगा। ठीक, समायोजन हेतु इच्छुक शिक्षा मित्र द्वारा निर्धारित पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात संबंधित शिक्षा मित्र द्वारा उसकी प्रति डाउनलोड की जाएगी। अब आगे प्रक्रिया आप समझ लीजिएगा कि जब हम ऑनलाइन कर देंगे, उसका ऑनलाइन आवेदन पत्र आप डाउनलोड कर लेंगे, उसकी फ़ोटोकॉपी कहीं करा लेंगे, अपने पास भी रखेंगे और अपने SDI के पास 2 प्रतियों में भेजेंगे। SDI उसको अपने पोर्टल से अग्रसारित करेगा BSA के लिए, BSA उस पर कार्रवाई करेगा, सूची बनेगी और वो सूची आपकी सब जारी होगी। यहाँ पर यही लिखा हुआ है। ठीक है, भारांक से संबंधित अभिलेखों का परीक्षण वगैरह ये सब किया जाएगा। अपने टोटल लॉगिन ID से अग्रसारित करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को वो एक कागज़ भेज देंगे आपके। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अग्रसारित शिक्षा में तो ऑनलाइन आवेदन को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अच्छी तरीके से परीक्षण किया जाएगा और संस्तुति सहित अपनी लॉगिन ID से वो अग्रसारित समिति के लिए करेंगे। नवीन विद्यालय में तैनाती हुई जनपदीय समिति द्वारा आहार निरस्त आहार पाए गए, यानी वैलिड पाए गए, निरस्त यानी जो निरस्त किए गए, उनका स्पष्ट ब्यौरा आपको बता दिया जाएगा कि इनका, और यहाँ पोर्टल वहाँ कार्यालय पे चस्पा कर दिया जाएगा, इनका निरस्त हो रहा, इनका सही पाया गया तो इनका यहाँ इनको जगह मिल सकती है। जनपद द्वारा अग्रसारित ऑनलाइन आवेदन पत्रों को NIC द्वारा पोर्टल के माध्यम से शासनादेश के अनुसार शिक्षा मित्रों के विद्यालय आवंटन की सूची जनपद को प्रेषित कर दी जाएगी। ठीक, अब नवीन विद्यालय में तैनाती हो तो आवेदन आदेश निर्गत होने के 3 कार्य दिवस के अंदर, अब वो तो होता ही है, मान लो अगर आपकी हो जाता है ये कार्य तो फिर अगले 3 दिन के अंदर आपको अपने नवीन विद्यालय में तैनाती लेनी पड़ेगी। 3 से ज़्यादा दिन होने पर फिर हो सकता है आपसे ये स्पष्टीकरण मांगा जाए कि आप अभी तक क्यों नहीं ज्वाइन हुए हैं, तो ज्वाइनिंग भी 3 दिन के अंदर करनी पड़ती है। 3 दिन के अंदर क्या आपको कहीं भी कोई नई ज्वाइनिंग मिले तो आप सेम डे करने की कोशिश करें, सीधी सी बात है। तो ये सब इसका पूरा मैटर है। अब इसमें आगे क्या है, और ये 23 अगस्त 2006 का शासनादेश है, इससे खैर कोई लेना देना आपको खास नहीं है। तो वो जो हमने ऊपर आपको पढ़ के सुनाया है टोटल, ये शिक्षा मित्रों से संबंधित पूरी जानकारी, यानी ये विस्तृत शिक्षा मित्र शासनादेश है। इसकी कॉपी आप अपनी अपलोड करके एक निकाल के पास रखें, आपकी भविष्य में काम आती रहेगी। ठीक, तो जो 9 दिसंबर को शासनादेश आया है वो ये कह रहा है कि जो हमने 3 जनवरी 2025 को जो शासनादेश
भेजा था उसको अब क्रिया में लाया जाए और इनको नई तैनाती दे दी है। अब देखना ये है कि ये होता है कि नहीं होता है। आशा करते हैं आपने ये समझ पाया होगा। इस वीडियो में इतना ही, दैट्स ऑल।